ऐसी एनर्जी जो मास डिफेक्ट से रिलेटेड होती है, लेकिन मास डिफेक्ट तो हर जगह होता है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी तो जैसे केमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी होती है, वैसे यहाँ बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन का न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने पर एनर्जी रिलीज, या न्यूक्लियस को न्यूक्लियन में तोड़ने पर एनर्जी देनी पड़ेगी। उसमें जो मास डिफेक्ट होगा वहां आता है बाइंडिंग एनर्जी। तो वहां के मास डिफेक्ट के कारण बाइंडिंग एनर्जी होगी। लेकिन कई बार मान लो हमारे पास में एक चीज है, वो दो टुकड़ों में टूट गई। इसलिए टूट गई क्योंकि यार ये स्टेबल था, वो यहाँ स्टेबल फील नहीं कर रहा था, यहाँ स्टेबल फील कर रहा था तो तोड़ दिया, ये अनस्टेबल था। अच्छा ये अनस्टेबल है तो यहाँ की एनर्जी ज्यादा, इन दोनों की एनर्जी, तो यहाँ की एनर्जी कम। यार यहाँ एनर्जी, फिर तो एनर्जी कुछ रिलीज हो गई, क्योंकि स्टेबल मतलब एनर्जी कम, अनस्टेबल मतलब एनर्जी, तो एनर्जी रिलीज हो गई होगी। वो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी तो फॉर्म ऑफ, तो फिर मास भी कम हुआ होगा। तो इसका मास ज्यादा, इसका मास कम, तो यहां भी मास डिफेक्ट आएगा। तो वो जो जितना मास कम हुआ होगा उससे रिलेटेड एनर्जी, वो मास जो कम हुआ इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर, या फिर एसआई में नहीं रखना तो एएमयू में दिया है तो मास 931.5। लेकिन क्या यहां पर मैं उस मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहूंगा? नहीं, क्योंकि ये न्यूक्लियन से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से न्यूक्लियन का नहीं, ये तो एक बड़ी चीज का छोटी चीजों में टूटने का है। तो ये मास डिफेक्ट से रिलेटेड एनर्जी, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहलाएगी। हमने लास्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन पर बढ़ेंगे, लेकिन वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा बेस बनाना पड़ेगा। मान लो कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर 15 न्यूक्लियन है, मान लो 16 है, 16, तो 16 जो है उनमें दो दो के कॉम्बिनेशन में वो आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे, और एक ने दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, फोर्स बनाया, एनर्जी रिलीज। पहले वो अलग अलग थे, मान लो 16 अलग अलग है, दो ने बनाया अट्रैक्शन, तो ये बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज, दो ने बनाया, ऐसे 8 बार हो गया एनर्जी रिलीज। ये अभी कितने थे? 16। एक है, एक दूसरा सैंपल है जिसमें 80 न्यूक्लियन है, तो ज्यादा बॉन्डिंग बनेगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, और ज्यादा एनर्जी निकला तो अच्छा ज्यादा एनर्जी देखो, एक सैंपल में, एक सिस्टम में जो एनर्जी निकली वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे दूसरे की बाइंडिंग एनर्जी, ऐसे 16 वालों में कितने बार निकलेगी? 8 बार। और 80 वाले में किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है उसको तोड़ने में, मतलब वो 80 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल है? नहीं। यार 80 जिसमें न्यूक्लियंस थे उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि उसमें ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है, तो ज्यादा न्यूक्लियंस में इंटरेक्शन होगा तो हर एक में जो एनर्जी निकलेगी थोड़ी तो सबकी ज्यादा हो जाएगी टोटल। किसी के पास में 2 ही हुए तो 2 के बीच में तो एक में इंटरेक्शन हुआ, तो इसका मतलब थोड़ी ना उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होगी, वो अनस्टेबल हो गया, और जिसके अंदर 200 न्यूक्लियन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हम ऐसे कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। जिसमें ज्यादा न्यूक्लियन तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ज्यादा कॉम्बिनेशन से ज्यादा एनर्जी निकलेगी। जिसमें कम न्यूक्लियन तो कम कॉम्बिनेशन से कम एनर्जी निकलेगी। हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। अगर कंपेयर करना चाहिए तो इनको सेम लेवल पे लाके रहना चाहिए ना, कि पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है 16 के लिए कम एनर्जी निकलेगी, 80 में ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन यार ये वाली आवाज जो है ना, पिछली क्लास में भी तो कम कर देते आप, तो मेरे को भी आ रही थी वहां, तो वहां भी कम कर देते तो 16 जो थे, अब आवाज कम हो गई, थोड़ी बढ़ाओ, चाहे गेट लगा दो, वो शटर लगा दो। अगर हमारे पास में 16 न्यूक्लियन है, ऑब्वियस सी बात है यार 16 न्यूक्लियन कम इंटरेक्शन तो कम एनर्जी निकलेगी। 80 में ज्यादा न्यूक्लियन तो ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 80 बहुत स्ट्रांग है और 16 बहुत वीक है। हो सकता है 16 जिसमें न्यूक्लियन है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर मुझे कंपेयर करना है इस चीज को कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा अनस्टेबल है, तो मुझे टोटल बाइंडिंग एनर्जी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मुझे कंपेयर करना चाहिए पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी है, पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी उससे।
ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा न्यूक्लियन में तो ज्यादा एनर्जी निकलनी है, उसमें छोटे वाले की क्या गलती है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और एक मैन यहां पर हूं, उसकी बॉडी साइज कम, इधर बॉडी साइज ज्यादा, दोनों का ह्यूमन बॉडी सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम बना हुआ है, थर्मल फिजिक्स पढ़ा होगा। हर एक बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है वो रेडिएशन निकालता है। मैंने भी रेडिएशन निकाला, उस छोटे बच्चे ने भी रेडिएशन निकाला, लेकिन रेडिएशन निकलता कहां से? सरफेस। मेरा सरफेस एरिया ज्यादा, तो मैं ज्यादा रेडिएशन निकालता हूं, उस बच्चे का सरफेस एरिया कम, तो वो कम रेडिएशन निकाला। तो क्या वो गंदा इमिटर है? बैड इमिटर है। रेडिएशन इमिट करना वो खराब है, उसमें उसकी क्या गलती है? उसका तो एरिया, सरफेस एरिया कम है। मैं बहुत अच्छा इमिटर हूं रेडिएशन करने की। अगर कंपेयर करना है तो पर यूनिट एरिया पे कंपेयर करो कि मैं अपने पर यूनिट एरिया से कितना एमिट कर रहा हूं, वो बच्चा अपने पर यूनिट एरिया से कितना एमिट कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों की बॉडी मटेरियल सेम है, टेम्परेचर सेम है। तो सेम लेवल पे लाके कंपेयर करते हैं। तो यहां पर भी न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियस कम होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, लेकिन इससे स्टेबिलिटी का पता नहीं चलता है। पता करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि बीई पर ए क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसका सम। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। पहला पॉइंट लिखे इसको, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास नंबर, ब्रैकेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं कि n+p, ब्रैकेट में n+p। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस n+p। ये तो नॉर्मल सी चीज मैंने अभी थोड़े बताया। क्या जितने ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे बाइंडिंग एनर्जी उतने ज्यादा होंगे। इसमें नेक्स्ट लाइन पे लिखे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन 56 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने ज्यादा न्यूक्लियस, उस एक में 56 है, एक में 235 है, ज्यादा न्यूक्लियस होंगे तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लाइन, इट डजंट मीन uranium is more stable than iron 56. It doesn't mean uranium is more stable than iron 56. बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट लाइन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Be/A, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is maximum for iron 56. Binding energy per nucleon is maximum for iron 56. That's why it is most stable nucleus. That's why it is most stable nucleus. तो यहां से पता भी चल गया हमें कि चीजें क्या है। ज्यादा न्यूक्लियन है तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आई, कम न्यूक्लियन है तो कम आई। इसका मतलब ये नहीं कि यूरेनियम ज्यादा स्टेबल हो गया और ये कम स्टेबल हो गया। इवन ये तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम आता है। ये तो सबसे अनस्टेबल है और ये सबसे स्टेबल होता है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू आनी चाहिए। और सारे एलिमेंट पर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली जा चुकी है, यार कितना आने वाला है। और सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी आई पर न्यूक्लियन आई वो आयरन 56 की थी, तो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस ही आयरन 56 का होता है, ये वैल्यू है। अब तो हम यहां लिख सकते हैं बाइंडिंग, नेक्स्ट लाइन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी of nucleus
अब यार साइंटिस्ट वगैरह जो थे उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाया अलग अलग एलिमेंट के लिए, सबके लिए वैल्यू पता थी, हाइड्रोजन, हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियन होते हैं? 1H1, तो वो किससे बाइंड होगा? किसी के साथ नहीं, तो बाइंडिंग एनर्जी 0। हीलियम से स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें 4 है, तो वहां से बंधना स्टार्ट होगा, बाकी हाइड्रोजन का 0 होता है। हम यूज करेंगे इसको आगे जाकर। तो साइंटिस्ट को सारी चीजें पता है यार, सब किसके अंदर कितने न्यूक्लियन है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देख लिया, इसको तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाह रही है, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। अच्छा, इसमें 4 न्यूक्लियन है तो डिवाइड बाय 4, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ गई। आयरन 56 को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ए है 56 से डिवाइड किया तो आ गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हर एक के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकल चुका है। और उसका जब ग्राफ बनाया कि ए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में अगर हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ जो, क्योंकि ये ऑब्जर्व वैल्यू है, निकाली जा चुकी थी कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, तो कुछ डॉट्स बना के देखा, तो यार कुछ ग्राफ जो है वो ऐसा बना है। यहाँ पर थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट रहा, फिर उसके बाद वापस से कम होना स्टार्ट हो गया। देखा कि यार जो 0 से 30 तक जो है वैल्यू बढ़ती है। थोड़ा 30 आगे बना लेते हैं। 30 तक वैल्यू बढ़ती है, फिर उसके बाद में 80 तक लगभग कांस्टेंट रहती है। देखो लगभग कांस्टेंट है। फिर उसके बाद में जिसका ए 80 से ज्यादा है, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर से कम होने लगी। अच्छा, यहां से यहां तक बढ़ रही है, यानी कि 0 से 30, जिनमें ए की वैल्यू 0 से 30, ये तो 56 है, मतलब इससे थोड़ा और कम, वहां तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जा रही है, यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर 30 से 80 के बीच में वो लगभग कांस्टेंट रहा, और जो मैक्सिमम आया वो सबसे ज्यादा किसके लिए आया था? आयरन 56। तो यहां पर हमने बोल दिया ये आयरन 56 का एलिमेंट है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑब्वियसली बात है, पता चल जाए तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, अपॉन में 56, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, और वो एनर्जी आई थी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक न्यूक्लियन के कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए 8.8 चाहिए था, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद में 80 से ऊपर यहाँ है, तो 80 से ऊपर इधर आए, तो थोड़ा सा इधर चले, तो यहां पर ये वैल्यू, यहां पर यूरेनियम मिला, यूरेनियम 235, और यूरेनियम 235 की जो वैल्यू आई पर न्यूक्लियन वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी तो ज्यादा स्टेबल है, और दुनिया में हर एक चीज स्टेबल होना चाह रहा है। तो इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व की हेल्प से हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन को समझाते हैं। क्या यहां पर इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर? तो जो यहां पर कम है और इधर वापस से कम होना स्टार्ट हो गया, तो जो एटम या न्यूक्लियर इधर है इस साइड में, उन्होंने क्या ये छोटे छोटे, देखो ना, एक ही वैल्यू कम, एक ही वैल्यू कम, तो छोटे छोटे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेबल होने के लिए क्या करने लगे? ये छोटे छोटे स्टेबल होने के लिए कंबाइन होना स्टार्ट हुए और ये बड़े हो गए। इसको क्या बोलते हैं? चीजों को मिलना, फ्यूज होना, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कौन करते हैं, क्यों करते हैं? छोटे न्यूक्लियाई करते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और वो स्टेबल हो जाए। यहां पर बड़े थे, लेकिन जो बड़े थे उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी, तो जो बड़े थे वो क्या करते हैं? टूटना स्टार्ट करते हैं ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और वो स्टेबल होना स्टार्ट कर दे। तो जो इस साइड में 80 से ऊपर वाले होंगे वो टूटेंगे, और जो 30 से कम वाले होंगे वो जुड़ेंगे। यहां वाले न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, यहां वाले न्यूक्लियर फिशन करते हैं। तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन का भी एग्जाम्पल देखा हो कभी ना कभी, कभी नाम सुना न्यूक्लियर फ्यूजन? हाइड्रोजन हीलियम ये सब मिलते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस साइड वाले काम में होते हैं। सन पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए वहां का टेम्परेचर इसका इतना है। और जिनका ये तोड़फोड़ वाले काम, यूरेनियम, भारी भारी एटम्स टूटेंगे, यूरेनियम, थोरियम, ये सब टूटेंगे, प्लूटोनियम, ये टूटेंगे क्योंकि वो भारी है। तो भारी वाले टूटते हैं, यानी कि वो इधर न्यूक्लियर फिशन होगा, इधर वाले जुड़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ना होगा। क्लियर है? ये डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉइस तो ज्यादा ही है, वो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, तेज करके गया।
लिख लिया क्या? अरे लिख लिया? चलो लिखो। इस ग्राफ के लिए लिखना है कि क्या हो रहा है इसमें, जो हमने समझाया। पहला पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विद, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन increases with increase in atomic mass number and then becomes saturated, between A equals to 30 to 80, capital A equals to 30 to 80। यही है, शायद यही बोला है। पहले बड़ा है, फिर 30 से 80 के बीच में वो सैचुरेट यानी कि कांस्टेंट हो गया है। देन अगेन डिक्रीजेस फॉर हैवी न्यूक्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए? आयरन 56 इज मैक्सिमम फॉर आयरन 56। कितना है लिखना है? 8.8 लिख देना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर आयरन 56 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Next point, to achieve stability, next point, to achieve stability, lighter nuclei combine, to achieve stability, lighter nuclei combine, bracket में fuse with each other to achieve higher binding energy per nucleon, to achieve higher binding energy per nucleon, ये लिखा है, it is known as nuclear fusion। next line, to achieve stability, heavier nuclei, to achieve stability, heavier nuclei breaks into 2 or more parts to increase its binding energy per nucleon, to increase its binding energy per nucleon. It is known as nuclear fission। last point, अच्छा दोनों ही प्रोसेस से क्या कर रहे हैं हम, क्या बढ़ा रहे हैं? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। when stability increases energy is released। ये कंसेप्ट हमने पहले ही बताया था, क्योंकि जो अनस्टेबल है उसके पास एनर्जी ज्यादा, जो स्टेबल बन गया उसके पास एनर्जी तो ज्यादा से कम, तो फिर तो कुछ जो डिफरेंस आया होगा वो रिलीज हो गई होगी। अच्छा वो रिलीज कैसे हुई होगी? मास के फॉर्म में, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो हर जगह वैलिड है। हाँ क्या यहाँ पर टूट फूट हो रही है या जुड़ रहे हैं? या तो टूट रहा है, फिशन हो रहा है, या फिर कंबाइन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। क्या यहाँ न्यूक्लियन से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से न्यूक्लियन हो रहा है क्या? तो यहाँ पर वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहूंगा, उसको बस बोलूंगा एनर्जी रिलीज। बाइंडिंग एनर्जी नहीं, लेकिन एनर्जी रिलीज, लेकिन आएगा तो बाइंडिंग एनर्जी से, जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो मान लीजिए हमारे पास में जो भी हमने लिखा है उसके अंदर की बात करते हैं। मान लीजिए कोई पेरेंट न्यूक्लियस है और यहां से कुछ भी बना है, डॉटर न्यूक्लियस कुछ भी बना है। ऑब्वियस सी बात है डॉटर न्यूक्लियस है तो क्या होगा? ये स्टेबल होगा, तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल होगा, तभी तो टूटा है, वरना बनता ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए जो है वो टूटा है बी और सी में। यार टूट गया है यानी कि जरूर बी और सी स्टेबल होगा, और जब स्टेबल होगा तो यहां पर एनर्जी रिलीज हुई होगी। या फिर चलो पहले इसके लिए देखते हैं, यार एनर्जी रिलीज पूछा जा रहा है, एनर्जी रिलीज कैसे निकला होगा? या तो इस एनर्जी रिलीज की वैल्यू, अगर मास गिवन है, अगर मास गिवन है, मास गिवन,
तो बता सकते हो किसका मास ज्यादा होगा? क्योंकि एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज है तो यहां एनर्जी ज्यादा थी, यानी कि मास ज्यादा था। यहां मास एनर्जी का मास कम हो गया होगा, तो जितना मास कम हुआ होगा वो एनर्जी के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अगर मुझसे मास गिवन है तो पहला काम क्या करना है? मास डिफेक्ट निकालो। मास डिफेक्ट कैसे निकालूंगा? ए का मास ज्यादा है, बी और सी का मास कम होगा, तो ये आ गया होगा मास डिफेक्ट। फिर उस मास डिफेक्ट से एनर्जी क्यों निकालना है? अब बाइंडिंग एनर्जी नहीं लिखना है ना, क्योंकि तो टूट फूट वाली एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलूंगा। तो यहां पर जो एनर्जी आएगी वो जो मास आ गया, मास का चेंज इनटू सी स्क्वायर। अगर ऐसा ही में दिया हुआ है तो 3 इंटू 10⁸, और अगर ये एएमयू में आया तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी क्वेश्चन को दूसरा फॉर्म में भी यहां पर पहला पॉइंट में लिख देता हूं कि यार हीट कैसे निकालेंगे जब मास गिवन है। दूसरा, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, मुझे तो बस ये बताओ ए, बी और सी में से क्या ए से टूटकर बी और सी बना है? तो बी और सी ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है उनको तोड़ने के लिए तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की? तो हमेशा फाइनल ज्यादा होगा। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो हमें पता है बी और सी की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा आने वाली है। तो अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या ये एनर्जी पर न्यूक्लियन है? तो ये तो यहां पर मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मान लो 10 है और इसकी 20 है, यानी कि एक न्यूक्लियन के लिए 10 है और एक न्यूक्लियन के लिए 20 है। मान लो 50 हुए तो 10 इंटू 50, ये आई एनर्जी। जो 10 दी हुई है वो तो एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन है, और मुझे निकालना क्या है? एनर्जी। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी है तो मुझे पता है फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा और इनिशियल जो होगा वो अनस्टेबल होगा। तो जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा और जो पहले था उसकी एनर्जी कम, तो ज्यादा माइनस कम, ये आ गई हीट। अच्छा, ये कैसे आएगा? ये तो एक न्यूक्लियन की है ना, तो उसको ए से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। देखो डिफरेंस क्या है, जब मास गिवन है क्वेश्चन में, मास गिवन है तो यार मास स्टार्टिंग में ज्यादा होगा, बाद में कम आएगा, क्योंकि जब ज्यादा से कम आया तो मास हो गया खत्म, कहीं उड़ के जा रहा है एनर्जी बन के। तो जब एनर्जी के मास के फॉर्म में एनर्जी निकालना है तो मास डिफेक्ट में इनिशियल माइनस फाइनल, क्योंकि इनिशियल मास ज्यादा फाइनल मास कम, तभी तो मास खत्म हुआ तो एनर्जी के फॉर्म में निकल गया। यहां पर जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन हो तो जो बन चुका है वो तो स्टेबल होगा ना, यानी कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो उसको जो एनर्जी चाहिए होगी और जो इनिशियल में एनर्जी होगी उसमें बाद वाली ज्यादा थी, तो बाद वाली एनर्जी माइनस इनिशियल वाली एनर्जी, वो डिफरेंस ही हीट के फॉर्म में निकल गया होगा। ये समझ में आएगा? तो ये दो फॉर्म के अंदर ही पूरा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के क्वेश्चन चलते हैं। यहां तक अभी तक हमने बात की थी, ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में भी आ गया था, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन में भी आएगा, लेकिन ये कब यूज करते हैं हम? जब मास गिवन हो। अभी तक के सारे क्वेश्चन में मास से गिवन थे कल के, लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी भी गिवन हो तो मुझे पता है फाइनल प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो फाइनल माइनस इनिशियल से वो एनर्जी निकाल देंगे। बस लिखो, क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन वो लिख लिया क्या? एक मिनट बस इधर ध्यान दो, फिर क्वेश्चन तो बाद में कर लेंगे यार, है ना। यहां पर कि क्यू मतलब एनर्जी प्रोडक्ट में रिलीज हुई है, मतलब मास बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? कम, तभी तो मास जो कम हुआ होगा वो एनर्जी के फॉर्म में। अभी क्यू कैसे निकालेंगे यार? अगर मास गिवन है तो किसका मास ज्यादा होगा? प्रोडक्ट का, सॉरी रिएक्टेंट का।
और अगर बाइंडिंग एनर्जी दी हुई हो तो किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि वो बना यानी कि स्टेबल होगा, उसके पास एनर्जी कम है, वो तो रिलीज हो गई क्यों तो ज्यादा। तो हमें देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी से करना है या मास से करना है। मास, ये वाला क्वेश्चन कल बहुत सारे किए थे ऐसे, लेकिन वहां मास दिए हुए थे। आज हम बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट करके वो वाला चीज यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्या ये केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी हुई है, अच्छी खासी पढ़ते हो, बैलेंस रहेगा ये? क्या करूं? ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन वैल्यू दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये दिया हुआ है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी है पर न्यूक्लियन। क्या ये एनर्जी है क्या? ये पर न्यूक्लियन एनर्जी, और मुझे क्या निकालना है? एनर्जी। अच्छा, इसकी क्या होगी बता सकते? इसकी दी नहीं होगी कभी भी, इसकी देगा ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो न्यूक्लियन कहां बाइंड करेगा यार किसी से, एक ही तो है। इसका दिया हुआ है हीलियम 7.8, और मुझे क्यों निकालना है? प्लस माइनस कर लेना जो भी होगा। अगर मास दिया होता इनके इंडिविजुअल तो इसके मास ज्यादा होते तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, पेरेंट माइनस डॉटर। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तो यार ये स्टेबल है तभी तो एनर्जी लिख ली है, वरना अगर स्टेबल नहीं होता तो ये अपने आप ये बनता ही नहीं। चीजें अगर कोई भी चीज टूट के बन रही है या फिर जुड़कर बन रही है तो वो इसलिए बन रही है क्योंकि वो स्टेबल है, यानी कि स्टेबल है तो उनको तोड़ने में कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि हमेशा इस साइड की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा ही आएगी। तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस, तो बाइंडिंग हीट जो होगा फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं चाहिए। फाइनल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इसकी? ये तो पर न्यूक्लियन है, कितने न्यूक्लियन है? 4 या 8, 2 है ना, तो 8। तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी आएगी पर एक न्यूक्लियन की 7.8, तो 8 की इतनी, ये बाइंडिंग एनर्जी। हर बार क्वेश्चन आता है, उठा के देख लेना मॉड्यूल के अंदर, अगर पिछले साल का तो नहीं डाला होगा, उससे पहले के सारे डाले होंगे उसके अंदर, सब बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पर। माइनस इनिशियल कितने, इसके तो है ही नहीं, इसका तो क्या लिख दिया हमने? 0। इसकी बाइंडिंग एनर्जी दिया नहीं होगा, लेकिन हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं न्यूक्लियन का कॉम्बिनेशन, एक ही न्यूक्लियन है। इनिशियल कितना आने वाला है? 7 है, तो 7 × 5.6 कितना आने वाला बता दो यार मेरे को, क्या बताऊं? 64, 656 और 6 62 माइनस 42, 4 35 और 4 39, तो ये आने वाला है हमारे पास में 23.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास किसका ज्यादा होगा? और बाइंडिंग एनर्जी बी और सी की, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है तभी तो एनर्जी रिलीज हो गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, बी के लिए 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, सी के लिए भी 8.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्यू, कितना हीट निकला, एनर्जी निकला। कोई एक मॉड्यूल दे दो मुझे, अब तो ये जानबूझ के लाती है। सॉल्व तो किए नहीं होंगे तुमने यार, ये तो हमने देखा, और ये तो सेकंड क्वेश्चन ही एक्सरसाइज में है, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो, ये मेरे पास है भी नहीं तो मॉड्यूल। कर लेना है, सारे इजी हैं, बस थ्योरेटिकल है, फिशन फ्यूजन का बच रहा है थ्योरेटिकल पार्ट, बाकी सारा हो गया। रेडियो एक्टिविटी का तो हो गया ना, डिस्कस नहीं हुआ लाइव। चलिए
हीट निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगा, फाइनल स्टेबल है तो फाइनल माइनस फाइनल। लेकिन ये तो पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, कितने न्यूक्लियन है बी के, 100, तो एक के लिए 8.1, तो 100 के लिए कुछ आ जाएगा। अच्छा फाइनल में तो अभी और भी आएगा, सी भी है 140 इंटू 8.1, फिर उसके माइनस इनिशियल 7.6 इंटू 240, सॉल्व करें, मल्टीप्लाई वगैरह करें, यह आ जाएगा 810, 14 4 1134। अब ये भी बता 124 और आंसर क्या आएगा 120 में ये एनर्जी रिलीज हुई। मुझे न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट करना है, तो मुझे पहले ये बताओ, तो मॉड्यूल करके आए हो तो वो करें या फिर फिशन स्टार्ट करें? नहीं करके आए हो, कोई डाउट नहीं है, लाए नहीं है। दो दिन से ला रहे थे, आज नहीं लाया। चलो लिखे इसको। अच्छा रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, एक ही चीज है बस वही घूमती जा रही है, वो आइंस्टीन की इक्वेशन है पूरा। आइंस्टीन की इक्वेशन जितना एनर्जी दिया h न्यू इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी कभी काइनेटिक एनर्जी में वो मैक्सिमम स्पीड निकलवाएगा मैक्सिमम में, कभी वो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलवाएगा, कभी उस पर ग्राफ पर क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी वो जो एनर्जी जो डली है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा, कभी वेवलेंथ को चेंज करेगा, कभी थ्रेशोल्ड पे काम करवाएगा, कभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कभी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इन्हीं पर काम चलता था बस पूरा का पूरा। फिर उसके बाद में हमने मैटर वेव्स में बात की। मैटर वेव्स तो बहुत आसान था, कुछ फॉर्मूला बेस्ड था, डेविसन जर्मर पे ज्यादा नहीं, बस वो क्रिस्टल वाला क्वेश्चन थे वो वाले ज्यादा आते थे, बाकी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनमें। और सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन है कि जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ इक्वल हो जाती है, न जाने कितनी बार मिलेगा तुम्हें, वो वाले क्वेश्चंस थे। फिर हमने रेडियो एक्टिविटी में 2 वैरायटी पे चीजें की कि अल्फा बीटा डीके हो रहा है तो कितना क्या बचेगा, और दूसरा रेडियो एक्टिविटी के वो रदरफोर्ड और सोडी वाले क्वेश्चंस, एक्टिव फ्रैक्शन डीके फ्रैक्शन, उस पे हाफ लाइफ में ये वैरायटी। इसमें क्या वैरायटी है न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसमें सिर्फ वैरायटी एक ही, एनर्जी निकालना है, या तो मास देकर एनर्जी निकलवाएगा, या अब आज से स्टार्ट हुआ है बाइंडिंग एनर्जी देके एनर्जी निकलवाएगा। मास वाले में हमने वो बाइंडिंग वो रेडियस वाला, उसको हम टॉपिक नहीं बोल सकते, आया तो उससे भी बहुत बाहर है, रेडियस वॉल्यूम डेंसिटी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर था कि R प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर 1/3, आया तो बहुत बाहर है, लेकिन वो इजी है, वो सब कर लेते हैं, वो सब करने भी चाहिए, नहीं किया तो फिर तो बेवकूफ है, फालतू में फॉर्म भर दिया। न्यूक्लियर फिशन, फिशन मतलब टूटना, तो इसमें लिखा, अच्छा कौन से न्यूक्लियर टूटेंगे, जो हैवी हो। नॉर्मली हमने क्या ग्राफ के अंदर क्या बनाया था, वो 80 से ज्यादा वाला, लेकिन हर 80 वाला आराम से नहीं टूटता है, क्योंकि अगर वो टूट भी देगा, टूट भी जाएगा तो उससे इतनी एनर्जी नहीं निकल पाएगी जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लें। 100 जिसका ए की वैल्यू 100 है, उसको तोड़ के हम क्या कर लेंगे, एनर्जी नहीं निकलेगी। तो ऐसी चीजों को तोड़ा जाता है जिससे तोड़ने का फायदा मिले, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इन सब को तोड़ा जाता है, तो इसके उसको न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो पावर प्लांट्स के अंदर चलता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स से, सन एक स्टार है वहां चलता है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर अर्थ पे नेचुरली पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी निकलती है। हाँ लैब के अंदर करवाया जा सकता है। तुमने एक पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले, या बिग बैंग थ्योरी, कोलाइड कि यूनिवर्स कैसे बना, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया गया था। प्रैक्टिकली मतलब उसमें नेचुरली नहीं, उसको आर्टिफिशियली करवाया गया था कि बनाते हैं कुछ, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया गया था। इसमें लिखे न्यूक्लियाई ब्रैकेट में A ग्रेटर देन 230, वो काम की चीज है। टूटने पे तो 80 से ऊपर वाले भी टूट जाएंगे, लेकिन वो कुछ काम का नहीं मिलेगा, इसलिए उसके लिए नहीं लिख रहे। न्यूक्लियाई A ग्रेटर देन 230 ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पार्ट।
breaks into 2 or more part and release energy. बता सकते हो ये एनर्जी कैसे निकलेगी? उसने रिलीज एनर्जी, या तो मास दिया होगा या बाइंडिंग एनर्जी। चीजें वही चलेगी जो अभी तक पढ़ ली। बस अब फिशन के बारे में तुमने अभी मॉड्यूल देखोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है कि किसका क्या यूज है, कौन सा क्या यूज करते हैं, बस वो चीज ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन में, मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन आर बाइनरी। मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन आर बाइनरी। नेक्स्ट पॉइंट में, 4 आउट ऑफ 1000, 4 आउट ऑफ 1000 में से 4 न्यूक्लियर फिशन आर टर्शियरी। टर्शियरी इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियर फिशन मतलब टूटना। मैक्सिमम जब भी कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मान लो यूरेनियम टूट रहा है, तो 2 चीजों में टूटेगा। मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन आर बाइनरी, 2 में टूटेगा। लेकिन हर 1000 में से, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी है, किसी को भी तोड़ने के लिए हम चीज के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल फेंक के मारते हैं। तोड़ रहे हैं ना, तो हमें कुछ फेंक के मारना पड़ेगा। अगर अपने आप टूट रहा है तो वो तो रेडियो एक्टिविटी है, स्पॉन्टेनियस। कोई बेटे बेटे इमिशन कर रहा है, वो तो रेडियो एक्टिविटी हुआ। तो फिर तो हम तो उसको उस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां पर फेंक के मारा जाएगा ताकि टूटे, एनर्जी दी जाएगी ताकि टूटे, यानी कि ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है। लिखाया था क्या? नहीं लिखा है, मना कर रहा। अब पढ़ लिया करो नोट्स। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन लिखवाया था एक बार पिछले चैप्टर में, पढ़ते ही नहीं हो, रिवीजन क्या? बस यूट्यूब पे क्या स्ट्रेटजी वाले वीडियो देखते हो क्या, कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर विद इन अ 1 डे, मतलब हाउ टू, बस 4 दिन बचे हैं और उसमें स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं। हाउ टू गेट 680 मार्क्स आउट ऑफ 720 इन लास्ट 4 डेज। वहां पर यूट्यूब पे वो बेवकूफ बनाते हैं टीचर। उनका वो वीडियो 1 साल पहले भी था, जब उसकी टैगलाइन जो थी वो 1 साल लिखी हुई थी कि हाउ टू स्कोर 680 इन 1 ईयर। 6 महीने बाद, जो 6 महीने बचे हुए, तब भी वीडियो बनाया, तब भी उसने वही बात बोली। उसने जो 4 महीने पहले क्रैश कोर्स के नाम पर भी यही बात बोली, 3 महीने पहले भी। वो तो अपने व्यूज बढ़ा रहा है बेवकूफ बनाते बनाते, हर बार बस थंबनेल चेंज करता है। कभी कोई सुंदर सी कन्या का फोटो लगा देता है डॉक्टर बनते हुए, कभी वो खुद का फोटो लगा देगा, कभी वो एम्स दिल्ली का फोटो लगा देगा। हर बार लगा, इस बार नया बनाया लगता है इसमें। वो अंदर वो 4 दिन पहले तक यही बनाता रहता है। फिर वो जैसे ही नीट का या जेईई का एग्जाम होता है, फिर अगले दिन उसके टॉपिक्स चेंज होते हैं। कट ऑफ कितना जाएगा, वो अगले 4 दिन तक ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें कभी भी वो नहीं बोलेगा कट ऑफ कितना जाएगा, उसको पेपर ही नहीं पता क्या है। तो वो वीडियो में देखा करो यार ऐसी चीजें। और मेन चीज है, रिवाइज करना जरूरी है, जो है वो यही है। अगर टॉपिक ही पढ़ाना होता तो कब का मॉडर्न खत्म, सेमीकंडक्टर स्टार्ट हो जाता कब का। लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम से कम यही चीजें 10-15 बार तो पढ़ोगे यार, और यही आनी है। वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर क्या होगा। हर 1000 में से 4 ही टर्शरी होते हैं। इसका मतलब है एक 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन वो 3 में टूटेगा या 2 में टूटेगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी चेक की गई है तो हर 1000 केसेस में से 4-5 केस ऐसे निकले हैं, इसलिए लिख दिया उसने 4 आउट ऑफ 1000 टर्शियरी होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द वो बाइनरी होते हैं, मतलब 2 ही प्रोडक्ट निकलते हैं। चलो, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था रेडियो एक्टिविटी, और क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, न्यूक्लियर फिजिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? रेडियो एक्टिविटी होता है स्पॉन्टेनियस, अपने आप, और यहां पर जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिशन, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल है तो कुछ फेंक के मारना पड़ेगा, तो हम इसको बोलते हैं इन न्यूक्लियर फिशन बॉम्बार्डमेंट बाय प्रोजेक्टाइल। याद हो तो आर्टिफिशियल प्रोजेक्ट ट्रांसम्यूटेशन में मैंने प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज किया था कि किसी को फेंक के मारा जाता है बाय प्रोजेक्टाइल। और वो प्रोजेक्टाइल कौन कौन से थे? न्यूट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा हो सकता है,
न्यूट्रॉन हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूट्रॉन को फेंक के मारा जाता है। मतलब किसी चीज को अगर फेंका और किसी को तोड़ने में यूज में लिया तो ये आर्टिफिशियल हुआ। ये होता है न्यूक्लियर फिशन। रेडियो एक्टिविटी में तो अपने आप टूट रहे थे, अपने आप कुछ निकल रहा था, नई चीज बन गई थी, तो वो अपने आप हो रहा था, इसलिए स्पॉन्टेनियस। यहां पर फेंक के मारना है, इसलिए ये वाली चीज है। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन का बस एक लाइन के फॉर्म में कुछ लिख देते हैं, बाकी मेन तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे कि फाइनल की क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें एक साथ ही खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। मान लीजिए हमारे पास में ये ए बना, कोई बड़ी सी चीज है। अच्छा, कुछ फेंक के मारेंगे इसमें, रेडियो एक्टिविटी थोड़ी ना कि अपने आप हो जाए, तो हमने इसको क्या दिया, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन देने पर क्या बना, बी और सी, और साथ में कुछ निकल गया, हीट। क्या ये वाला जो भी न्यूक्लियर फिशन होगा, फिशन ही टूट रहा है, ए टूट गया बी और सी में। मैंने भी नाम नहीं लिखा है क्या है, यूरेनियम है, थ्योरियम है या प्लूटोनियम है, मैंने नहीं लिखा है। मैंने बस जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया ए बी और सी में जा रहा है, और इसको ये प्रोजेक्टाइल से फेंक के मारा है, यानी कि आर्टिफिशियल है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन तो है, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी की नहीं है, कुछ फेंक के मारा है, ये वो है। हीट निकल गया, लेकिन ये जो हीट एनर्जी होगा या तो वो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होगा, या फिर वो फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी होगा। फाइनल वाला ज्यादा स्टेबल, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जरूरी नहीं बाइंडिंग एनर्जी दी हो, क्या दिया होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे देगा तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियन दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस आंसर आएंगे जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, जैसे हमारा एक था, ये एक ऑप्शन तुम्हें जरूर मिलेगा, इन दोनों का सम माइनस ये, कि तुमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को ही माइनस कर दिया। हमें हीट निकालना है, दैट इज जूल, मतलब एनर्जी। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डिफरेंस नहीं, हमें बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस लेना है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ही एनर्जी आएगा। पर न्यूक्लियन का जो डिफरेंस आएगा वो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आएगी। हमें एनर्जी निकालनी, तो इन दोनों के इनका 8.1 प्लस कितना आएगा यार, ये 0.5, 8.6। तो एक ऑप्शन में 8.6 भी आंसर होगा, कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ वो कैलकुलेशन देख के कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसको चेक करते हैं, वो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे मैक्सिमम लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिखो, बाकी बातें मेन फिशन में कल घुसेंगे कि फिशन कैसे होता है, क्यों होता है। और मेरी इंजीनियरिंग के टाइम पर मैंने, क्योंकि मेरा फेवरेट बहुत पार्ट है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ये वाला पोर्शन, देखा इसलिए क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर में महाराष्ट्र में आया था, जब मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, तारापुर, दहीसर बोईसर के पास में जो तारापुर है, पालघर के पास में, वहां पर वो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहां पर मेरी ट्रेनिंग थी 4 महीने की, कॉलेज सेकेंड ईयर के बाद में करना होता है, वैसे 1 महीने की होती है, लेकिन 4 महीने की मैंने की थी, कॉलेज वक्त मारा था कि ट्रेनिंग करें, क्योंकि सीखना था कुछ ना कुछ। वहां पर ये सारी चीजें कंट्रोलिंग करवाई गई थी। नॉर्मली ट्रेनिंग जो होते हैं कि ट्रेनिंग के लिए जो बस स्टूडेंट जो आते हैं उनको बस हाँ ऐसा 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 होता है, दूर से देखते हैं, मतलब वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हमने अंदर वो जो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जाने के लिए जो बॉयलर सूट होता है, पूरा मास्क वो लगा के मैं उसके रिएक्टर के अंदर तक गया। 4 महीने थे तो दोस्ती अच्छी हो गई थी सबसे, जो मैनेजर वगैरह थे, वीपी थे, जीएम थे, उनसे तो अंदर गए थे, वहाँ पर सारी चीज़ें सीखी कैसे दिखता है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करेंगे ना, तो वो सारी फील आने वाली कि वो रॉड्स ऊपर नीचे जा रही हैं, वो सारी चीज़ बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ब्लास्ट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। जहाँ हुआ है पता चला होगा, कहाँ हुआ है, वहां पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें बोला गया है कि यार जो यूरेनियम जो ब्लास्ट हुआ है यूरेनियम के कारण, उसमें मिलीग्राम में अमाउंट था, उसके कारण ब्लास्ट हुआ है। मिलीग्राम यूरेनियम था, उस कारण ब्लास्ट हुआ है। मतलब 1 मिलीग्राम ही इतनी एनर्जी दे देता है कि वो निपटा सकता है आसपास का पूरा एरिया। किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो सैंपल जो फ्यूल रखा जाता है वो ग्राम्स में रखा होता है, 10 ग्राम 15 ग्राम सैंपल में भी, वो भी ऐसी जगह रखा हुआ है 10 ग्राम 15 ग्राम थोड़ा दूर। यूज करने के लिए जब रिएक्टर में डालते हैं तो मिलीग्राम्स डालते हैं, वो मिलीग्राम्स का यूरेनियम ही पता नहीं क्या क्या एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। केजी वगैरह में काम नहीं चलता है, केजी में तो शहर उड़ेगा, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो शहर उड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाहर बढ़ते हैं।